69 के मेरे सभी साथियों को जय सिया राम। आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है और आप सभी को एक अहम मुद्दे से अवगत कराने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपसी जितने भी लोग हैं, हमारे 69,000 से जुड़े लोग, जितनी भी संख्या में अभ्यर्थी बचे हुए हैं इस नियुक्ति से, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाना अति आवश्यक है कि आखिर हमारी जो अभी तक नियुक्ति नहीं हो पा रही है उस मुद्दे पर बहुत ही गहन चर्चा करने जा रहे हैं और सभी साथियों से आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी समझ सकें कि हमारा मुद्दा आखिर फंसा कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को, आज हमारे प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके लिए सभी को शुभकामना देना चाहते हैं कि हम लोग इतने लकी हैं, इतना हम लोगों को अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि आज हमारे श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हम लोग उसके साक्षी बने हैं और यही मंगल कामना करते हैं कि हमारे सभी साथियों पर प्रभु राम की कृपा बने और हम जल्द से जल्द हम लोग को भी अवसर मिले ताकि हम लोग अयोध्या नगरी जा सकें और प्रभु राम के दर्शन कर सकें। तो अब हम आप सभी के समक्ष अपनी बात को रखना चाह रहे हैं क्योंकि जैसे कि लोगों को लगता होगा कि हम किसी क्या बोलते हैं धरने का समर्थन नहीं करते हैं या किसी भी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से सभी को सलाम है क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। भले रिज़ल्ट हमें नहीं मिला हो वो अलग की बात है, मगर हम लोगों ने भी अपनी पूरे दमखम से अपने मुद्दे को रखने का प्रयास किया था और संघर्ष किया था। इसीलिए हम सभी के संघर्ष के लिए हमेशा आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हैं और क्योंकि जीवन भी एक संघर्ष है, हम लोग लगातार नित्य प्रयास करते रहते हैं कि किस तरीके से अपने जीवन में सफल हो सके। तो आज अपने इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने की आखिरकार हमारा जो मुद्दा है 69,000 का, वो कहाँ पर फंसा हुआ है, कहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मुश्किल समस्याएं आ रही हैं कि ये मुद्दा सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस मुद्दे पर हम आज कुछ बातें आपके सामने उजागर करेंगे, जो बिंदुवार आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस मैटर की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से अभी तक इन मैटर का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो जो जो घटनाएं घटित हुई हैं अभी तक हमारे सामने, तो उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि हमारी जो 69,000 की जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी उसके बाद लगभग 69,000 की वैकेंसी जो है थर्ड काउंसलिंग के बाद बंद कर दी गई थी और जो हमने फिर एक आंदोलन किया 22,000 सीटें जोड़ने का, क्योंकि बहुत से बच्चे जो सुपर टेट पास थे वो कहीं ना कहीं उसके परिप्रेक्ष्य में 2 धरने चले। एक हमारे 22,000 का धरना चला था, उसी के पैरेलल में हमारा आरक्षण भाई बहनों ने भी धरना चलाया था। तो इसी संघर्ष की देन है कि सरकार ने 5 जनवरी को जो एक लिस्ट निकाली 6800 की, कहीं ना कहीं वो दोनों धरने से प्रेरित होकर चीज़ें सामने निकली थी, सभी के एकल प्रयास द्वारा चीज़ें हुई। तो 5 जनवरी को एक लिस्ट निकाल दी गई सरकार ने, 6800 की लिस्ट आई। सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि 6800 सीट की लिस्ट 5 जनवरी को निकली थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने सभी ने देखा कि उस लिस्ट को कोर्ट में भारती पटेल नामक याचिका द्वारा वहाँ पर चैलेंज किया गया और जो 6800 की रोक लगी वो भारती पटेल की याचिका पर लगी। 6800 को स्टे मिल गया क्योंकि उन्हें नियुक्ति मिलने वाली थी, नियुक्ति पत्र मिलने वाले थे 6800 भाई बहनों को, मगर वो नहीं मिल पाया क्योंकि ये जो मुद्दा है वो कोर्ट चला गया और इस पर स्टे लग गया। इसके बाद जब माननीय कोर्ट के सामने राजन रॉय जी की बेंच बैठी, उसमें ये मुद्दा गया कि जब उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया कि उन्होंने देखा कि इसमें जो भी चीज़ें हैं 6800
पे स्टे लगा दिया गया। तो उसमें सभी वर्ग के लोग जो हैं, जिन जिन का भी जो भी पक्ष थे, उसमें 18 फरवरी तक का समय दिया गया कि जिसका भी पक्ष प्रभावित हुआ है वो सभी माननीय कोर्ट के समक्ष आ सकते हैं और अपना मुद्दा रख सकते हैं। तो मैं सभी को याद दिला दूं कि हर इंसान को अपनी नौकरी प्यारी है। तो इसी मुद्दे को लेकर सभी ने सोचा, जब 6800 पे माननीय कोर्ट द्वारा स्टे लग गया है तो हम सभी को चलना चाहिए। और इसमें सभी वर्गों ने एंट्री ले ली, वो चाहे आपके 6800 वाले लोग हों, चाहे आपके 27-21% वाले लोग हों जो आरक्षण की मांग कर रहे थे कि उनका आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हुआ है, वो भारती पटेल हों चाहे यूआर के बच्चे हों, सभी को एंट्री करने का मौका मिला। क्योंकि न्याय सभी को चाहिए, क्योंकि जो भर्ती चल रही अभ्यर्थी कहीं और से थोड़ी ना आए थे, वो सभी अभ्यर्थी पीड़ित थे, वो उसी भर्ती से पीड़ित हैं, तो इसीलिए उन्होंने एंट्री करी। तो ये बात यहाँ से स्टार्ट होती है। और सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि जब इस तरीके की बात रखी गई थी तो वहाँ पर सबसे पहले यूआर के कोई भी वकील मौजूद नहीं थे, ना ही उनका मुद्दा सुना गया था। वहाँ पर मौका दिया गया हमारे 6800 के बच्चे को और 27-21% वालों बच्चों को मौका दिया गया। उसमें आगे चीज़ें बढ़ी। तो जब माननीय राजन राय जी की बेंच बैठी तो उन्होंने सारी चीज़ों को समझा, सुना। तो ये मुद्दा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 6800 की जो भी फंसाने की चीज़ें हैं वो यूआर द्वारा की गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले ही इसमें स्टे लग चुका था। और माननीय राजन रॉय जी ने खुद कहा, ये बात कही, क्योंकि वहाँ पर तो उस समय एटीआरई जैसा कोई मुद्दा ही नहीं था, वहाँ पर ना वो जीती हुई थी। बात तो ये थी कि उस समय जब राजन रॉय जी ने ये बात कही कि स्वयं जो उनके वक्तव्य थे कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक आपके पास सीट है और उस पर आप दूसरे को बैठाना चाहते हैं, तो उसका सिलूशन क्या होगा? या तो आप बैठे हुए बच्चे को उठाइए या फिर आप उसके बगल में एक और सीट लगाइए। यही तो सोल्यूशन होता है किसी चीज़ का, कि अगर आप एक एक्स्ट्रा को सीट देना चाहते हैं, उसको सीट पे बैठाना चाहते हैं, तो या तो जो बैठे हुए को आपको उठाना पड़ेगा या फिर बगल में एक और सीट लगानी पड़ेगी। तो वही उन्होंने एक समझाने के लिए उदाहरण दिया था कि 69,000 में जो आपने 6800 की एक सीट अलग से दी है आरक्षित वर्ग को, तो या तो आप जो पहले से लगे हैं उनको निकालिए, ये हो सकता है सोल्यूशन, या फिर एक आप 6800 और एक्स्ट्रा दीजिए जिसमें यूआर के बच्चे आएंगे, जिसमें सभी वर्गों के, उसमें यूआर का मतलब है उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे। आप 6800 के पैरेलल में एक और 6800 जोड़ कर निकालिए। वो तो नियोक्ता पर है, सरकार पे वो 6800 और दे या फिर और एक्स्ट्रा जोड़ दे, 22,000 जोड़ दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उनका यही कहना था। तो आप लगे हुए को निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको 6800 के बराबर दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए। एक ये सोल्यूशन निकला। उसके बाद माननीय ये बात यहाँ पर माननीय राजन रॉय जी द्वारा ये बात कही गई। उसके बाद बेंच बैठी पंकज भाटिया सर की, उनके सामने भी ये सारी केस चला, ये सारी सुनवाइयाँ हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही बात कही कि 69,000 तो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अगर आप 6800 की एक बोगी लगा रहे हैं तो उसमें तो सभी को बैठने का मौका मिलना चाहिए ना, मात्र आरक्षित वर्ग को तो मिलना नहीं चाहिए। उसमें अगर आप एक्स्ट्रा बोगी जोड़ रहे हो तो उसमें तो सभी चढ़ेंगे ना, यूआर का बच्चा भी चढ़ेगा, उसमें सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप एक विशेष वर्ग एक बोगी एक्स्ट्रा में लगाओगे तो उसमें तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही लोग बैठ सकते हैं। ये बात उन्होंने बोली। चला केस चला, बीच में और भी जज बैठे, तो उसमें खास सुनवाइयाँ हमारी नहीं हो पाई। तीसरी बार कौन बैठे, किसकी बेंच बैठी? माननीय जज ओपी शुक्ला जी की बैठी। सारी सुनवाइयाँ वो लगातार देख रहे थे, चीज़ें उनके सामने भी आई, घटित हुई, घटना चक्र रखा गया सारा, जो भी हमारी सुनवाइयाँ हो चुकी थी। तो उनके द्वारा आप सभी जान रहे हैं कि सिंगल बेंच में जो भी फैसला है ओपी शुक्ला जी द्वारा ही दिया गया है। उन्होंने क्या फ़ैसला किया, उन्होंने क्या चीज़ें कही, उन्होंने चीज़ों को सुना, पिछले जो जज हैं उनकी भी चीज़ों को उन्होंने जाना कि क्या क्या बातें कही गई हैं माननीय न्यायालय में। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं
कि जब इस भर्ती में इतने पेंच लगे हुए हैं, मुद्दा इतना ज़्यादा पेचीदा है, फंसा हुआ है, तो इसका एक सर्वमान्य हल क्या होता है कि सभी बच्चे, मतलब इसमें जो है उन्होंने बोला कि आपसी सहमति बैठा के सभी, जो भी इसका सर्वमान्य हल होता है उस पर ध्यान दिया जाए, आपसी सामंजस्य बैठाला जाए। उन्होंने भी मध्यस्थता का ही सुझाव दिया था, उन्होंने भी मध्यस्थता का सुझाव दिया गया था, क्योंकि आप सब जान रहे हैं, हम लोग तो एक आम अभ्यर्थी हैं, हम लोग को उतनी विधिक जानकारियां नहीं हैं कि हम कोर्ट से बेहतर हम लोग चीज़ें जानते हैं, या फिर वकीलों से बेहतर हम जानते हैं। वकील से भी ऊपर जज है, हमारे न्यायाधीश है, उनसे बेहतर तो बुद्धिजीवी हम लोग प्राणी हैं नहीं। अगर उनके द्वारा एक सर्वमान्य हल दिया जा रहा है सभी तीनों जजेस के द्वारा, और इन तीनों जजेस ने उस समय एटीआरई मुद्दा नहीं जीता था, जीता है सिंगल बेंच के बाद उस समय, तो आप ये सब समझते हैं कि इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे 6800 एटीआरई की वजह से, वो मुद्दा ही अलग है। इन्होंने भी, माननीय ओपी शुक्ला जी द्वारा भी यही बात कही गई कि आप लोग आपसी सहमति बैठा लीजिए, आपसी मध्यस्थता का भी उन्होंने भी सुझाव दिया था, मगर और सब बच्चों का भी एक तरीके से मौन स्वीकृति थी और वकीलों की भी स्वीकृति थी, मगर वहाँ पर सरकार पीछे हट गई थी। सरकार ने कोई जवाब दे ही नहीं दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं खुद कोर्ट गई हूँ 2 से 3 सुनवाई में, लास्ट में ओपी शुक्ला जी द्वारा जो भी वक्तव्य कहे गए वो मैंने स्वयं सुना था, मेरे सामने की घटना घटित हुई है, तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। तो सरकार द्वारा कोई अपनी स्वीकृति नहीं दी गई, और आप जान रहे हैं नियोक्ता वही है, सरकार है, अगर वो ही नहीं चाहेगी तो आगे तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ओपी शुक्ला जी ने कहा, अगर सरकार ही उसके विरुद्ध थी, कुछ उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, तो उन्हें मेरिट पर ही बहस करानी पड़ी। जब मेरिट पे बहस हुई, मुद्दा बढ़ा, उसके बाद एटीआरई जीत गया, सिंगल बेंच से एटीआरई जीत गया। तो मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि आपको वो प्रभावित कर रहा है। 6800 सीटें तो वैसे भी खारिज हो चुकी थी, स्टे लग गया था, 6800 तो वैसे भी नहीं होनी थी। तीनों जजेस ने यही बात कही कि आप जो है अगर एक वर्ग को दे रहे हैं तो आपको सामान्य उसमें यूआर को भी देनी पड़ेंगी सीटें। आप अगर 6800, क्योंकि ऑलरेडी 69,000 के इतर दी गई हैं, 6800 सीटें एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं, तो 6800 अगर दी जाती हैं एक वर्ग को, तो उसमें आपको सभी को समाहित करना पड़ेगा। तो ये बात तो सारे तीनों जजेस के द्वारा कही गई हैं। तो यहाँ पर लोग भ्रामक स्थिति में रहते हैं कि एटीआरई की वजह से हम हार गए, हमारा मुद्दा नहीं हो पाया, 6800 नहीं क्लियर हो पा रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रही सही कसर थी कि सरकार द्वारा टेट पर भी एफिडेविट लगा दिया गया है, तो ये एक्स्ट्रा बाधक तो है, एटीआरई एक्स्ट्रा बाधक है कि 6800 सीटें ना होने का, मगर यहाँ पर एटीआरई और 6800 का आपस में कोई संबंध नहीं है। बात आगे क्या बढ़ती है कि अब सोल्यूशन कहाँ पे आता है, चीज़ें कहाँ पर फंसी हुई हैं। तो सभी बच्चों को आगे आकर बढ़कर सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि जब हमारे पास एक प्रस्ताव रखा जा रहा है, एक नेता द्वारा सामने से आकर हमारे सामने बोला जा रहा है कि हाँ, हम आप सभी बच्चे सहमत हो जाएं, आपसी सहमति बना लें, और जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं वो सभी आपस में कंसल्ट करके हमको बता दे, जितनी रिट नंबर अपने बता दे और क्या कितनी संख्या है, हम आपका प्रस्ताव ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं और इसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए क्या? आप सभी से मैं पूछती हूँ कि हम सबको अपनी नियुक्ति ही तो चाहिए, और नियुक्ति से हम लोग बहुत धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, क्योंकि आपने देखा आचार संहिता लगा था तो ही हमें भी 22,000 का धरना वहाँ पर समाप्त करके आना पड़ा था, अन्यथा हम लोग कभी वहाँ से उतरते नहीं, टंकी से मैं कभी ना उतरती। और जितने भी लोग वहाँ पर साक्षी हैं सब जानते हैं, जिस दिन मैं टंकी से उतरी शाम को सीढ़ियाँ काट दी गई हम लोग का आंदोलन समाप्त कराने के लिए। तो आप भय दिखाते हैं कि हमारे ही आंदोलन का भय है, तो ऐसा कतई नहीं है। उस समय अधिकारियों के मन में जो हम लोग के प्रति भय था ना, वो उस संघर्ष को देखकर, अब ज़्यादा बड़ी बातें हम लोग भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी लखनऊ की सड़कों पर हमारे संघर्ष ने भी बहुत कुछ दम भरा था, तभी जो सरकार ने सीटें जारी करी थी। तो ये सब पिछली बातें हैं, हम उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं।
क्योंकि हमारा हमेशा से हमने क्या कहा, हमारा सम्मान है। आप कोई भी आंदोलन कर रहा है उसमें हमारे ही सभी भाई बहन हैं, चयनित हुए हैं, हमने उनको बधाई भी दी थी। अगर 6800 मिल जाती, हम तो स्वयं संपूर्ण समायोजन के लिए बैठे थे। क्या उसमें 6800 वाले बच्चे ना आते? क्या उसमें जितने भी पास सुपर टेट पास बच्चे थे, क्या उनका सिलेक्शन ना होता? तो ये मानसिकता को ज़रा दिमाग को खोल कर सोचिए कि अगर हम लोग 22,000 का धरना चला सकते हैं तो उसमें ज़्यादा सीटें निकल रही थी, या संपूर्ण समायोजन का धरना चला रहे थे तो उसमें ज़्यादा सीटें मिली, उसमें तो सभी का समायोजन की बात की गई। तो हम किसी भी आंदोलन के विरोध में ना कभी थे, ना हैं, ना आगे रहेंगे, क्योंकि सभी बच्चे हमारे ही भाई बहन हैं। अगर एक को भी नियुक्ति मिलती है तो हमें बहुत हर्ष होगा कि चलिए कम से कम किसी के घर में तो रोज़गार मिला। तो इसलिए हमारा किसी से सीधा कोई भी हमारा विरोध नहीं है, किसी से भी। मगर हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि इन मुद्दों का सलूशन कैसे होगा, बच्चों को आखिर नियुक्ति कैसे मिलेगी। तो जब हमारे पास एक सलूशन आया है, चलकर सामने से आया है कि हम कह रहे हैं उनकी बात में 50% भी सच्चाई है, नहीं भी है, तो हमने प्रयास कर लिया, सारे सरकारों के पास सारे मंत्रियों के पास जाके, विधायकों के पास जाके, हमें आखिर अब तक हासिल क्या हुआ है? क्या एक भी सीट बताइए कि किसी ने पा ली है? और रही सही कसर, आप लोगों को जो छलावे में और भ्रम में मत रहिए सभी लोग। सबसे बड़ी बात एक और हम आपको बताना चाहते हैं, जो आंसर की का मुद्दा है ना, उसमें जिस दिन टेट का फैसला आ गया, चीज़ें क्लियर हो गई, मेरिट डिसाइड हो गई ना, और सरकार ने रिविज़िट करा दी सीटें, तो ये मानकर चलिए वो अभी मुद्दा यही रुका है ना, क्योंकि अभी आंसर की वालों की मेरिट डिसाइड नहीं हो पा रही है। और मेरिट कैसे डिसाइड होगी? सीटें रिविज़िट होंगी। जब चीज़ें रिविज़िट हो जाएंगी, सीट रिविज़िट हो जाएगी, उसमें ये मानकर चलिए फिर उसके बाद सरकार द्वारा क्लोज़र रिपोर्ट लगा दी जाएगी 69,000 में, और हमें मिलेगा कुछ भी नहीं। और रिविज़िट भी होती है तो क्या एक ही वर्ग को मिलेगी क्या? उसमें भी सभी को लेकर ही चलना है, हर तरीके से मध्यस्थता वाला पॉइंट आना ही आना है। तो जब हर बात में मध्यस्थता का पॉइंट आ रहा है, जज हमको सलाह दे रहे हैं कि आपसी मध्यस्थता कर लीजिए, नेता आपसी मध्यस्थता की बात कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? हर इंसान जानता है डूबते को तिनके का सहारा होता है। हम ये कह रहे हैं हमारे लिए तिनका ही लेकर आए माननीय राजभर जी। उन्होंने अगर हमें एक सलूशन दिया है कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं, मेन पिटिशनर हैं, वो आकर सामने से आए और सब लोग अपना रिट नंबर दें, हमें संख्या बताएं, याची संख्या बताएं, सिग्नेचर कर दें, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़कर इस तरीके का कार्य कर रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं? जब हमारा मुद्दा ही है कि क्या आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों की नियुक्ति चाहिए, उसी में आपको खुशी मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप वास्तविकता में अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, सभी को आपस में समझते हैं, क्योंकि आपके ही वर्ग, अगर कहा जाए तो आरक्षित वर्ग को जितनी सीटें मिलेंगी उतनी यूआर को नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए सभी का दायित्व बनता है, अगर इस बार हमने आचार संहिता लगने से पहले अपनी नियुक्ति नहीं ली तो ये मानकर चलिए हम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग रोज़गार के बारे में सोचना भी छोड़ देना चाहिए हम लोगों को। और लोग सोचते हैं, जैसे कि एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरे पास सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक, ये कोई बहुत हवाई बातें मैं नहीं कह रही हूँ, जाकर रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा और लोगों से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। मेरे पास 2 से 2,500 बच्चे उस समय से 2 से 2.5 साल में याची बनने के लिए आए, और अगर मैंने एक भी सिंगल बच्चे को याची बनाया हो, मैं खुद दूसरे बच्चों से याची बनी कि हाँ, क्योंकि सबको हक है कि उसे अगर जहाँ से भी अपनी नौकरी का रास्ता दिखाई पड़ता है तो वो याची बन जाता है। भाई याचिका, जब हमने 22,000 का धरना कर लिया, उससे हमें कुछ सफलता नहीं हासिल हुई, फिर हमने संपूर्ण समायोजन का मुद्दा उठाया, क्योंकि सब में जानना है कि संख्या बल, जो भी धरना करता है, जो भी आंदोलन करता है, सभी को अच्छी तरीके से पता है संख्या बल कितना आवश्यक होता है। तो जब बच्चे घर से निकलते नहीं है, संख्या बल नहीं दिए, तो ये चीज़ें परिणत नहीं हो पाई। तो लास्ट सोल्यूशन क्या बचा कि चलिए हमारे जितने भी संघर्ष के साथी थे, वहाँ पर हमारे साथ टंकी पर रहे हो, चाहे इको गार्डन वाले साथी रहे हो, जितने भी बच्चे रहे जिन्होंने वास्तविकता में संघर्ष किया है, उन सभी को पता था
कि अब अगर हम याची बन जाते हैं तो न्यायालय की शरण में जाते हैं तो शायद कुछ सोल्यूशन निकल आए। तो सबने अपने नौकरी की चाहत में सभी लोग याची बन गए, उसमें मैं भी थी, मैं भी बन गई, दूसरे से मैं भी बन गई। तो ये नहीं कि मैं याचिका नहीं डाल सकती थी, अगर याचिका मैं डालती तो आज मुझसे लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे क्या मुझसे ना जुड़े होते, ऐसा तो नहीं है। मगर मैंने खुद कभी याचिका नहीं डाली और इन चीज़ों से मैं दूर रही। तो अगर आप लोगों ने याची बनाए हैं, याचिका डाली हैं, तो वो न्यायालय की शरण में गए हैं, तो उन बच्चों को न्याय दिलाने का किसका वो बनता है, कर्तव्य बनता है? आप सभी का बनता है ना। तो आप सबको क्यों पीछे हट रहे हैं लोगों की नौकरी छीनने से, क्यों नहीं लगने दे रहे हैं? तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आपसी मतभेद मैंने हमेशा से कहा है, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आप लोग कभी भी मेरा वीडियो एक उठा के देख लीजिए, दूसरे लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं रहती है, कभी किसी को कुछ बोलते हैं कि सोए हुए लोग, अरे सोए हुए लोग या संघर्ष अब जाग जाग के आ रहे हैं, कहाँ से जाग जाग के आ रहे हैं? अगर किसी को जब किसी आचार संहिता लग गई तो क्या हम जाके शासन और प्रशासन से लड़ लेंगे? शासन प्रशासन से आज तक कोई लड़ नहीं सका है, न सरकारों से आज तक कोई लड़कर जीत सका है। हम उनकी हाँ में हामी भर सकते हैं, उनसे मार्मिक अपील कर सकते हैं, और नियोक्ता का ही अधिकार होता है कि वो आगे क्या फ़ैसला करे। हम उससे लड़ तो पाएंगे नहीं। आज हमने शांतिपूर्वक धरना किया, पानी की टंकी पर 8 महीने बैठना कोई आम बात नहीं होती। लोग सोचते होंगे कि हमने संघर्ष नहीं किया है, हमने बहुत तगड़ा संघर्ष किया है, और वो संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। आज भी अधिकारी या फिर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन देखती है ना, तो खुद हाथ जोड़कर खड़ी होती है, बोलती कि आप लोग का धरना अविस्मरणीय था। ये मैं ज़्यादा बड़ बोल नहीं करती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, ना ही मुझे किसी प्रकार से नेता बनने का कोई शौक़ है। अगर चीज़ें अभी हम सोशल मीडिया पे उतना कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में रहे कि ये नेता बनने की फिराक में, उसी समय मुझे 1 नहीं 10 ऑफ़र आए थे चीज़ों के। मगर मुझे ना कभी इस राजनीति के पचड़े में पड़ना था, मुझे सिर्फ एक टीचर बनना है, और मुझे अपनी नौकरी से प्यार है, ना कि मुझे किसी तरीके की नेता नगरी करने का मुझे शौक़ है, नेतागिरी। तो ये छलावे में ना रहे। ना ही मैं घड़ी घड़ी वीडियो डालती हूँ, ना ही मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, इवन आज तक मैं स्टेटस तक नहीं अपना लगाती हूँ। मगर जब मुझे अपनी बात कहनी रहेगी तो मैं ज़रूर सामने आऊँगी, जहाँ पर बच्चों का हित प्रभावित होगा मैं सामने आकर ज़रूर बोलूँगी। तो मेरा एक ही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि सभी साथी हमारे साथ आएँ और हमारे इस मुद्दे से जुड़े, और जो सरकार के सामने हम पहल करना चाहते हैं कि अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, तो हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। हमारी यही अपील है कि सभी साथी एकजुट हो जाएं और आकर हमारा साथ दें। धन्यवाद।